कभी सोचा है कि एक छोटे से बच्चे की मुस्कान में या फिर लहलहाते हुए खेतों में ब्रह्मांड के कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन कविता हमें यही नजरिया देती है। तो आज हम नागार्जुन की दो बेहद खूबसूरत कविताओं के जरिए जिंदगी के ऐसे ही कुछ सरल लेकिन बहुत गहरे सच को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये उस मुस्कान की कहानी कहती है जो इतनी ज्यादा मासूम और इतनी ताकतवर है कि कवि को लगता है ये तो किसी मुर्दे में भी जान डाल सकती है। सुनने में शायद ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर लगे है ना, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या जादू है एक बच्चे की मुस्कान में? इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है? चलिए इस रहस्य को खोजते हैं नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान में। आइए अब इस कविता की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि कवि ने एक बहुत ही साधारण सी मुस्कान में कितने गहरे और खूबसूरत मतलब छिपा दिए हैं। इस कल्पना की खूबसूरती तो देखिए। कवि कह रहे हैं कि बच्चे की मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है मानो तालाब में खिलने वाला कमल वो सब कुछ छोड़कर उनकी छोटी सी झोपड़ी में आ खिला हो। मतलब ये मुस्कान एक मामूली सी जगह को भी जन्नत बना सकती है। और इस मुस्कान का असर बस यहीं तक नहीं है, ये इतनी ताकतवर है कि पत्थर जैसे कठोर दिल वाले इंसान को भी पिघला दे। ठीक वैसे ही जैसे किसी सूखी चट्टान से अचानक पानी का सोता फूट पड़ता है। ये असल में मासूमियत की जीत है। तो बात यह है कि ये मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं है, ये अपने आप में जिंदगी का एक पैगाम है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची खुशियाँ असल में सबसे छोटी और सरल चीजों में ही छिपी होती हैं। ये शब्द जितने दमदार हैं उतने ही दिलचस्प हैं इनको लिखने वाले कवि। तो अब देर किस बात की, चलिए मिलते हैं उस शख्सियत से जिसने इन खूबसूरत एहसासों को शब्दों में पिरोया है। ये हैं वैद्यनाथ मिश्र, जिन्हें साहित्य की दुनिया नागार्जुन के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जो हिंदी और मैथिली साहित्य में बहुत ही सम्मान और प्यार से लिया जाता है। उनकी जिंदगी भी ना किसी सफ़र से कम नहीं थी। 1911 में बिहार में उनका जन्म हुआ। फिर ज्ञान की तलाश उन्हें 1936 में श्रीलंका ले गई, जहां वो एक बौद्ध भिक्षु भी बने। लेकिन कहते हैं ना, अपनी मिट्टी खींची लेती है। तो 1938 में वो भारत लौट आए और 1998 तक साहित्य की सेवा करते रहे। पर नागार्जुन सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक फक्कड़ और बेहद निडर इंसान थे। उन्हें घूमना पसंद था, एक जगह टिकना नहीं। और जो दिल में होता था वही जुबान पर, वो भी बिना किसी डर के। उनकी कलम हमेशा सत्ता और व्यवस्था से सवाल करती थी। इसीलिए तो वो आम आदमी की आवाज बने और जनकवि कहलाए। एक बच्चे की मुस्कान की मासूम दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं खेतों की तरफ, जहां नागार्जुन हमें एक और बहुत गहरी बात समझाते हैं अपनी दूसरी कविता फसल में। जब हम फसल शब्द सुनते हैं तो आंखों के सामने हरे भरे लहलहाते खेत आ जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि ये फसल असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक पौधा है? नागार्जुन हमें इस बहुत ही साधारण से शब्द के पीछे छिपे असाधारण सच को दिखाते हैं। नागार्जुन के लिए फसल कोई एक चीज नहीं है, ये तो एक पूरी सिम्फनी है जिसे कुदरत और इंसान मिलकर तैयार करते हैं। इसमें नदियों के पानी का जादू है, करोड़ों किसानों के हाथों की मेहनत है, मिट्टी का पोषण है, सूरज की दी हुई ऊर्जा है और हवा का प्यार भरा स्पर्श है। इन लाइनों में जो खूबसूरती है वो देखिए। कितनी सहजता से नागार्जुन ने इंसान की मेहनत और प्रकृति की ताकत दोनों की साझेदारी को दिखाया है। फसल सिर्फ उगती नहीं, उसे गढ़ा जाता है इंसान की मेहनत और कुदरत के तालमेल से। तो इस पूरी कविता से जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि कोई भी सृजन, कोई भी क्रिएशन कभी अकेला नहीं होता। यह हमेशा इंसान और प्रकृति के बीच एक खूबसूरत और पवित्र गठबंधन का नतीजा होता है। ये हमें सहयोग का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। तो फिर नागार्जुन की विरासत क्या है? उन्हें क्यों अक्सर महान संत कवि कबीर के बराबर खड़ा किया जाता है? आखिर दोनों में ऐसी क्या समानता थी? चलिए जानते हैं। नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहना बिल्कुल सही बैठता है। सोचिए, जिस तरह सदियों पहले कबीर ने समाज में फैले पाखंड पर सीधी चोट की थी, ठीक उसी तरह नागार्जुन ने अपनी बेबाक कविताओं से हमारे समय के भ्रष्टाचार और पाखंड को उजागर किया। दोनों की भाषा एकदम सीधी, आम आदमी की थी और निशाना सीधा व्यवस्था की गलत नीतियों पर था।
और इसी वजह से वो सही मायनों में जनकवि थे। उनकी कविताएं सिर्फ पढ़ी लिखी दुनिया या किताबों तक ही नहीं सिमटी रहीं, बल्कि वो गांवों की चौपालों और आम लोगों की बैठकों तक पहुंचीं। वो जानते थे कि दिलों से कैसे जुड़ा जाता है। आज के ज़माने में जब हम सब कुछ बाजार से खरीदने और बेचने में लगे हैं, जब हर चीज़ एक प्रोडक्ट बन गई है, नागार्जुन की कविता हमें खींचकर हमारी जड़ों तक ले जाती है। वो हमें याद दिलाती है कि हमारा असली आधार खेत है, मेहनत है और प्रकृति के साथ हमारा गहरा रिश्ता है। और अंत में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना है, अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम सच में उस प्रकृति और उस मेहनत की इज्जत करते हैं जो हमें जिंदगी देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।